नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पूरी राजनीति दोगले चरित्र पर आधारित है। वो कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है और दूसरों के लिए कुछ कहती है। कमोबेश पिछले 9-10 सालों में मायावती ने भी उनसे पूरी ट्रेनिंग ले ली है और मायावती भी उसी स्टाइल में करने लगी है। और यही नहीं, सबका टारगेट राहुल गांधी होते हैं, कांग्रेस होती है, लेकिन चरित्र सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा उसी पार्टी से जिसका चाल, चरित्र, चेहरा बताते हैं, लेकिन क्या होता है वह समझ लीजिए कि जब भी कभी कोई बात होती थी तो यहां क्या कहते थे, तालिबान ये है, तालिबान वो है। और अब तालिबान के विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर भारत में आके भारत के विदेश मंत्री और तमाम विभागों के मंत्रियों से मिलेंगे और भारत में होंगे। ये पहली बार है भारत के इतिहास में कि तालिबान का मंत्री भारत में आया, वही तालिबानी। उनके साथ में अब दोस्ताना रिश्ते बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। नरेंद्र मोदी बार बार स्वदेशी 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 चिल्लाते हैं और चाइना से कहीं कुछ खरीदते हैं, कहीं किसी चीज से खरीदते हैं। लेकिन जब वो चाइना से गले मिलते हैं तब भूल जाते हैं कि वो तो आरोप कांग्रेस पर लगाते थे। कांग्रेस का तो कभी भी कोई प्रधानमंत्री, मंत्री या नेता उनके साथ इस तरह गले नहीं लगा, ना ही उसने यह संबंध रखे, कभी भी नहीं, भारत के इतिहास में नहीं। तो चाइना के साथ इतनी गलबहियां कर रहे होते हैं। अब वही नरेंद्र मोदी जो बार बार माय फ्रेंड ट्रंप किया करते थे, उस ट्रंप ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया और वो भी रियायती दरों पर। पाकिस्तान को वो मिसाइलें दे रहा है जिनके भूते पाकिस्तान इस पूरे इलाके में कभी भी तबाही मचा सकता है। चाइना भी पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि चाइना से मिली मदद के कारण उन मिसाइलों से हमने भारत के 7 लड़ाकू विमान मार गिराए, जिनमें राफेल भी थे। अब आप सोच लीजिए, इस तरह से पूरी स्थिति है। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आते हैं तो भारत जो स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रहा होता है वो उनसे मिसाइल खरीदने का सौदा कर लेता है, यानी वो भी आके भारत को बेच गया। दुकानदारी जो पा रहा है वो भारत को बेच जा रहा है, रियायत नहीं दे रहा है, न भारत के युवाओं के लिए, न रोजगार के लिए, न किसी चीज के लिए, न वीजा के, कोई रियायत नहीं, सिर्फ सौदेबाजी हो जाती। चलिए, ये जब सौदेबाजी हो जाती है तब हमें आता है कि नरेंद्र मोदी कहते क्या है और करते क्या है, और इससे देश की जो बची खुची पूंजी भी है वो भी हम बर्बाद कर रहे हैं। जब यह बर्बादी का दौर हो तो हमें सोचना पड़ेगा हम लड़ किससे रहे। तब मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए छोड़ दिया था, और तब से भारत पर वह सभी आतंकी हमले, चाहे कांग्रेस के सरकार में हुए हो, चाहे भाजपा के सरकार में हुए हो, सदैव उसी ने तब से कराए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मसूद अजहर और उसके साथियों को छोड़ दिया था, सौदेबाजी हुई थी। भारत के विमान को उसने हाईजैक कर लिया था और सौदेबाजी करके छोड़ दिया था। और काबुल छोड़ के कौन आया था? यही नरेंद्र मोदी के, जो इस समय अजीत डोभाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वही छोड़े थे जाके। और उनके साथ में नरेंद्र मोदी सरकार के, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के मंत्री जसवंत सिंह भी थे।
तो अब आप समझ लीजिए, जो जो आतंकियों को छोड़ते रहे हैं, चाहे आरिफ मोहम्मद खान हो, चाहे ये हो, ये सब मंत्री बने बैठे हैं या राज्यपाल बने बैठे हैं नरेंद्र मोदी सरकार, जिन्होंने आतंकी छोड़े, जो आतंकी आज भारत को बार बार दहलाते हैं। सारी घटनाओं में मसूद अजहर का नाम आता है, चाहे मुंबई के ब्लास्ट रहे हो, चाहे अभी के सारे ब्लास्ट रहे हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे उरी हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे जिसकी बात करें, सब में मसूद अजहर का नाम आता है। वही मसूद अजहर जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ा था। तो अब आप समझिए, अब उसने अपनी बहन सादिया को कमान सौंप दी है। पहली बार अपने इतिहास में, जैसे मोहम्मद ने महिलाओं की पूरी एक लड़ाका विंग बनाई है, यूनिट बनाई, जिसकी कमान अपनी बहन सादिया को सौंपी है। वो सादिया अब महिलाओं का गैंग तैयार करके भारत पर हमला करे। यानी अब आप समझ लीजिए कि इस तरह की स्थिति है। और इसके बाद में कहते हैं साहब हमने तो ये किया। तो एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ आपने इनका चाल चरित्र चेहरा बिहार में देखा ही। रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी कल्चर चिल्लाया करते थे। वहां का चुनाव आते ही इतना घबराए कि ये रेवड़ी, ये रेवड़ी, ये रेवड़ी, कोई बाकी न रहे। आओ पैसा ले जाओ, आओ पैसा ले जाओ, पैसा ले जाओ, बस वोट दे दो। जब चुनाव आयोग को भी सेट कर रहे हैं, तमाम अदालतों को भी सेट कर रहे हैं, तमाम दूसरे संवैधानिक संस्थाओं को सेट कर रहे हैं, इन सब के बाद यह स्थिति है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इनके 20 साल का पूरा काला अध्याय जो है उसके लेखा जोखा पर एक बुकलेट निकाली है कि कैसे नीतीश कुमार सरकार ने सिर्फ 1 साल के अंदर 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जो नरेंद्र मोदी की कैग की ही रिपोर्ट से साबित होता है। अब आप समझिए, हम नहीं कह रहे, कैग की रिपोर्ट कह रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, इसी तरीके से तमाम जितने पुल टूटे, जिस तरीके से लोगों को हुआ, महिलाओं से, लड़कियों से, दलितों से, आदिवासियों से रेप हुए, ये सारी घटनाएं हो रही, कोई नहीं बोल रहा है। नरेंद्र मोदी कहां है, भाजपा कहां है, उनका सुशासन कहां है, नीतीश कुमार कहां है? कोई जवाब नहीं। तब झूठ बोलने का धंधा होता है, अब हम इतना रोजगार देंगे, तो 20 साल से हो तब क्यों नहीं दिया, उसका कोई जवाब नहीं। चलिए, ये तो हुई उनकी बात। अब आ जाइए मायावती की। मायावती की स्थिति क्या कि वो जिस तरह से कहती हैं सपा दोगली पार्टी। अब दोगला कौन है, ये इन्हीं की बात से समझ में आ जाएगा। सपा दोगली है नहीं है वो अलग विषय, हम नहीं कह सकते, लेकिन आपने जरूर भूमिका दिखा दी। यह दिखाई दे रहा है जिस तरीके से वो कहती हैं आजम खां को लेके कि योगी की तारीफ करती हैं, और योगी मोदी की सरकार की जब आप तारीफ करेंगे और सब कहेंगे, तब सवाल आएगा कि आपने आखिर क्या किया है और कैसे किया है। तब सवाल क्यों नहीं होना चाहिए। मायावती को भाजपा की डबल इंजन की सरकार, उसकी वो कहती है मैं आभारी हूं, उस सरकार की आभारी है, उस डबल इंजन की, योगी मोदी की सरकार की। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर वो आभारी रहकर भाजपा के समर्थन में घर नहीं बैठी तो भाजपा उन्हें महल की जगह जेल भेज देगी। इसलिए जिसकी सरकार है, जिसमें जातियां हो रही उस पर वो नहीं बोलेंगी। तो ये खुलकर दिखाई दे रहा है कि सौदेबाजी कौन कर रहा है। और मायावती की स्थिति क्या है? मायावती को कांग्रेसियों के हाथ में संविधान पसंद नहीं आ रहा है, उन्हें राहुल गांधी के हाथ में संविधान पसंद नहीं आ रहा है। वो कह रही वो नाटक कर रहे हैं। अरे भाई, संविधान सभा किसने बनाई? कांग्रेस ने। संविधान बनाने की, संविधान की जो समिति थी, निर्मात्री समिति, उसका चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस के।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने सदस्य जयकर का इस्तीफा करा के संविधान सभा का सदस्य किसने बनाया? कांग्रेस ने, पंडित नेहरू ने। और संविधान सभा का उन्हें चेयरमैन, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान का सबसे पहला देश में प्रारूप किसने बनाया? पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। तो साहब, वो कैसे कर सकती है और वो कैसे संविधान में नाटक करेगी? नाटक तो वो कर रहे हैं जो संघियों के साथ बैठे, उन संघियों के साथ जो मनुस्मृति लेके घूम रहे हैं, जिन्होंने संविधान जलाया था, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए थे, नेहरू के पुतले जलाए थे, तिरंगा जलाया था। तो अब आप समझ लीजिए, उनके साथ बैठी हैं तो आप क्या पसंद करती हैं यह पता चलता है। कांग्रेस तो संविधान के साथ खड़ी है, राहुल गांधी खड़े हैं। तब आप आभारी क्यों हैं? क्योंकि आप जेल से बची रहे। पिछले 10 साल में पूरा यह देश देख रहा है कि सिर्फ राहुल गांधी हैं जो दलितों, वंचितों और गरीब कमजोर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस तानाशाह सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसे में आपका यह कहना क्या दर्शाता है? कौन दोगलापन दिखा रहा है? तो जिस तरह से वो बोलती है उससे बिल्कुल सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर आपको ये क्यों लग रहा है कि वो दोगली है? अब मायावती की रैली की परमिशन उस ग्राउंड में हुई जिस ग्राउंड में किसी और को रैली करने की अनुमति नहीं दी जाती। मायावती को कि रैली में भीड़ भारी भरकम जुटे, इसके लिए प्रशासन ने आरटीओ को, पूरे उत्तर प्रदेश के आरटीओ को कह के गाड़ियां दिलवाई। किसी और को तो नहीं दिलवाई जाती। तो मायावती की रैली के लिए गाड़ियां सरकार की ओर से दबाव डाल के आरटीओ ने चालान कर करके क्यों भेजी? तमाम सरकारी बसें भी आई। तो यह सवाल खड़ा कर देता है कि इतनी भीड़ जो जुटी, जो सामान्य तौर पे उनकी भीड़ जुटती थी, उसकी सिर्फ 10% भीड़ थी। नहीं तो निश्चित रूप से मायावती काशीराम की किसी भी सभा में जो भीड़ होती थी वो ऐतिहासिक भीड़ होती। लेकिन उसकी 10% आई, वो भी तब जब सरकार ने इतनी मदद दी, सरकार ने वहां परमिशंस दी, कहीं किसी को रोका नहीं गया। और ऐसी स्थिति में होती बाकियों की रैलियों में तो रोका जाता है, परेशान किया जाता है। अब आता है, आप नेता किसकी? दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, किसकी? तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते से हमला हुआ बी.आर. गवई पर, जो दलित समुदाय के हैं, अंबेडकरवादी हैं, उस पर आपने अपनी रैली में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं निकला। आपने समाजवादी पार्टी पे हमला किया, आपने राहुल गांधी पे हमला किया, आपने कांग्रेस पर हमला किया। तो यह दोगला चरित्र किसका दिखाई देता है? अब इसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज है कि आप क्यों नहीं बोली जब इस प्रदेश के अंदर इतने, मैं प्रदेश के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी हुए, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, आप नहीं बोली। इसी तरह बिहार में हो रहे हैं, आप नहीं बोली। राजस्थान में हो रहे हैं, नहीं बोली। दिल्ली में हो रहे हैं, नहीं बोली। हरियाणा में हो रहे हैं, नहीं बोली। जब आप कहीं नहीं बोलती तो हमने कहा चलिए यूपी में तो बोलेंगी, क्योंकि 5वीं बार सीएम आप बने, यह आप कह रही हैं। तब आप बताइए, यूपी में आप दलितों के लिए, जिनका आप वोट मांग रही हैं, उनके लिए बोली? 2019 में 19 वर्षीय दलित लड़की का अपहरण करके गैंग रेप किया गया, पुलिस ने रात को 100 जला दिया, परिवार को शामिल नहीं किया और सब कुछ हुआ। आप गई, आप बोली, उस परिवार की मदद की? नहीं की। वहां राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, मदद की, आर्थिक मदद की, सब कुछ किया, मुकदमे तक में मदद की। 2020 में
लखीमपुर खीरी में 13 वर्षीय दलित लड़की के साथ में गैंगरेप होता है, गन्ने के खेत में उसकी का शव मिलता है, सब कुछ होता है। आप वहां गई, आपने मदद की, कुछ किया नहीं किया। प्रियंका गांधी बरेली और उन्नाव में नाबालिग दलित लड़कियों के साथ में रेप हुए, उनके घर में आग लगा दी गई, उनका बेटा जिंदा जला दिया गया। बरेली में जो एसएचओ था थाने का, थाना इंचार्ज, थाना अध्यक्ष, उसने 13 वर्षीय दलित लड़की के साथ में बलात्कार किया, जो बलात्कार पीड़ित थी उसी से बलात्कार किया। और इस तरीके से करके तो आप क्या गई, आपने मदद की, कुछ किया नहीं किया। बहराइच में 2022 में नाबालिग दलित लड़की से रेप हुआ, उसके पिता की गला दबाकर रेत कर हत्या कर दी गई। समझौते के लिए दबाव डाला जा रहा था और सब कुछ हुआ। सारे परिवार ने सुरक्षा की मांग की, सब कुछ किया। आप गई नहीं गई? कांग्रेस वहां भी गई। बरेली में जो है उसी साल 2022 में 16 वर्षीय दलित बलात्कार पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देने जा रही थी, उसके पहले ही ये हुई। संदिग्ध आत्महत्या थी। जांच पे में पुलिस की लापरवाही पाई गई और सारी चीजें पाई गई कि कैसे कैसे उसे टॉर्चर किया गया था। आप गई, आपने मदद की, कुछ किया नहीं किया। कांग्रेस ने मदद की। 2023 ललितपुर में 9 साल की दलित लड़की से रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और सब कुछ। इसमें आपने कोई मदद की, कुछ किया, आवाज बनी नहीं बनी। इसके बाद में 2023 में ही मैनपुरी में 14 साल की दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे शेयर किया गया। आरोपी गिरफ्तार हुआ, मगर परिवार को धमकियां दी जा रही, सब कुछ किया जा रहा है। आपने कोई मदद की नहीं की। कांग्रेस वहां भी खड़ी हुई। 2025 जब हम आप खड़े हैं तभी की बात कर लेते हैं। रायबरेली में हरिओम, जो हरिओम वाल्मीकि को जिस तरीके से पीट पीट के मार डाला गया, हम बाबा वाले हैं कह के मारा गया, जिस बाबा की आप प्रशंसा कर रही, और इस तरह से मार डाला गया, सब कुछ हुआ। और इसके बाद आपने कोई मदद की, कुछ किया नहीं किया। और राहुल गांधी ने अपनी पूरे कांग्रेस को भेजा, प्रदेश अध्यक्ष को भेजा, एससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा, सबको भेजा, मंत्री को भेजा, आर्थिक और हर तरह से मदद कराई। आपने कुछ नहीं किया। फतेहपुर में इसी साल 8वीं की नाबालिग जो दलित छात्रा थी, उसको किस तरह से किडनैप किया गया, 3 दिनों तक गैंगरेप किया गया, वो अस्पताल में मर गई। आपने उस पर कुछ किया नहीं किया। तो यह देख लीजिए। फिर इसी साल रामपुर में 11 वर्षीय दलित लड़की पर क्रूर हमला हुआ, 3 दिनों तक वह बेहोश रही, उसके साथ में तमाम तरह से वो हुआ। कोई वो नहीं। राहुल गांधी ने सरकार को इसमें घेरा और राहुल गांधी ने इस पर कड़ा एक्शन की बात। जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज, वहां पर इसी साल दलित व्यक्ति जो है हीरा लाल की पुलिस हिरासत में पीट पीट के हत्या कर दी गई। सब कुछ हो गया, पोस्टमार्टम का इंतजार हो रहा है, सब कुछ है। आप बोली नहीं बोली, कांग्रेस उसके लिए भी लड़ रही है। सिद्धार्थनगर में दलित बच्ची से बलात्कार हुआ, आरोपी भाजपा का नेता है और उस फरार है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आप बोली नहीं बोली। ये चंद घटनाएं मैंने बता दी, हैं तो हजारों। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर क्राइम यूपी में हो रहा है, रेप यूपी में हो रहे हैं, हत्याएं यूपी में हो रही। दलितों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, दलित पर पेशाब किया जाता है, दलित पर और तरह से अत्याचार किया जाता है, उसे जला दिया जाता है। आप नहीं बोलते। आपकी यह पूरी रैली सिर्फ इसलिए थी कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मजबूत किया जाए, कांग्रेस और सपा के तरफ जा रहे दलितों को तोड़ा जाए, आरजेडी की तरफ जा रहे दलितों को तोड़ा जाए, और किस तरीके से दलित के नाम पे हम राजनीति करके भाजपा को उसका लाभ दे सके। तो नरेंद्र मोदी के साथ, योगी के साथ मिल के आप खेल करें तो दोगला चरित्र किसका है यह समझ में आ जाता। ना अखिलेश का दिखाई दिया, ना कांग्रेस का दिखाई दिया। वो तो अपने अपने मुद्दे पे लड़ रहे हैं, जिसके जितना बूता है लड़ रहे हैं।
लेकिन आप कहां खड़ी? आप तो उस कौम से धोखा कर रही हैं जिसकी बदौलत आपको सब कुछ मिला। उस काशीराम की पुण्यतिथि पर झूठ बोल रही हैं जिसने यह बनाया। तो अब आप समझ लीजिए, आप भाजपा के कोने में बैठ गई हैं और जिस तरह बैठी हैं वह उस पूरे समाज के लिए शर्मनाक। सोचिए आप, तो असली संविधान को लेके दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, गांधी परिवार और कांग्रेस लड़ रही है, और कोई नहीं। क्योंकि हर जगह यही हो रहा है, चाहे बिहार हो चाहे जो, तो फैसला तो इस देश की जनता करे। जय